गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। बीआरबीएल के मुद्दे पर हमारी आपसे बातचीत लगातार चल रही है। बीआरबीएल में आपके जो 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल एबीसी, उसमें जितनी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट से उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं एक एक करके आपसे सबसे बातचीत कर रहा हूँ। मॉड्यूल वाइज ये आपकी क्लास चल रही है। मॉड्यूल ए के जितने भी टॉपिक्स आपके हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आपसे पहले चर्चा हो चुकी है, वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। मॉड्यूल बी में हमारी बातचीत चल रही है। मॉड्यूल बी में आज की क्लास के पहले मैंने पिछली मुलाकात में ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत कर ली थी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके क्या प्रिजम्पशंस हैं, इन पर पहले चर्चा हो चुकी है। आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट मामला है, इसको ठीक से समझिएगा। वैसे आप बैंकर हैं तो इसके कई सारे मामले आपको, मुझे उम्मीद है कि पहले से ही पता है, लेकिन ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें जो इंटरिम कंपनसेशन है यदि वो वापस करना पड़ता है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका आधार क्या है, ये सवाल बना था। खैर, हम इस पूरी बातचीत करेंगे। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं सेक्शन 138 क्या है, एनआई एक्ट, और उससे रिलेटेड क्या नॉर्म्स है, इन पर पूरी चर्चा होगी। देखिए, एनआई एक्ट का जो सेक्शन 138 है ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये बात करता है चेक के बाउंस होने की। क्लियर है? क्या है सेक्शन 138, इसको समझते हैं। और ये क्रिमिनल नेचर का सेक्शन है, मतलब ये है कि अगर आप इसके अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं तो इस पे आपको क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत दोषी माना जाता है। क्या है सेक्शन 138, समझते हैं। किसी पेई ने या होल्डर इन ड्यू कोर्स ने बैंक में एक चेक दिया। जैसे मैं एक ड्रॉर हूं, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चेक दिया, वो यहां पर पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। उसने जाके बैंक में चेक जमा कर दिया जिस बैंक में मेरा अकाउंट मेंटेन्ड है। बैंक ने ये कहकर चेक को वापस कर दिया कि भैया आपने जो मुझे चेक दिया है, जितना अमाउंट इस चेक पर लिखा हुआ है उतना सफिशिएंट बैलेंस इस अकाउंट में नहीं है, जो अकाउंट हमारे पास इस ग्राहक का मेंटेन है। इस दशा में हम इस चेक को ऑनर नहीं कर सकते, यानी हम चेक को डिसऑनर कर रहे हैं और चेक को वापस किया जा रहा है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 138 वहां पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन सेक्शन 138 के एप्लीकेबल होने की और भी कई सारी कंडीशन है। केवल सफिशिएंट बैलेंस ना होने से ही आपको जेल नहीं हो जाएगी। सेक्शन 138 क्या कह रहा है, मैं आपको पहले ये पूरी बात बता रहा हूं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब वो चेक को बिना चेक को ऑनर के यानी डिसऑनर करके बैंक वापस करता है इस आधार पर कि इस अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि हम इस चेक को ऑनर कर सके, या हमारे और ग्राहक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम इतना मैक्सिमम पे करेंगे वो इस अकाउंट में नहीं है, उतना हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि पैसा सफिशिएंट नहीं है। तो इनसफिशिएंसी के केस में आपका ये चेक डिसऑनर किया जा रहा है। अब ऐसे केस में जब बैंक ग्राहक का मतलब है यहां पर जो पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स है जिसने चेक को प्रेजेंट किया था, उसे ये बताता है, तो ग्राहक इसके 30 दिनों के अंदर, यानी जो पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो 30 दिनों के अंदर ड्रॉर को नोटिस देता है और उससे इस पैसे की डिमांड करता है कि साहब आपने जो मुझे चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया है गुरु, अब मैं आपसे इस पैसे की डिमांड कर रहा हूं। ऐसा नोटिस वो 30 दिनों के अंदर देगा। कौन देगा? पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो भी केस हो, किसको देगा? ड्रॉर को देगा। यहां पर अपराधी सेक्शन 138 के अंतर्गत ड्रॉर माना जाता है, ये बात समझिएगा। चेक उसका बाउंस हुआ इसलिए अपराधी वही माना जाएगा। नोटिस 30 दिनों के अंदर देनी होती है। 30 दिनों का मतलब है कि जब बैंक ने आपको कम्युनिकेट किया कि साहब आपका चेक जो है वो इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से यहां पर डिसऑनर कर दिया गया है, उसके 30 दिनों के अंदर आप एक डिमांड नोटिस देंगे। डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर उसे उस जो डिमांड है उसको सेटलमेंट करना होता है। यदि वो सेटलमेंट करने में फेल हो जाता है तो ये मामला कोर्ट जाता है और ऐसे केस में ड्रॉर को अधिकतम 2 साल तक की जेल या जो चेक का अमाउंट था उसका 2 गुना धनराशि फाइन के रूप में या दोनों देना पड़ सकता है। यह कहता है सेक्शन 138। अब यहां पर सवाल क्या क्या बनता है? नोटिस कितने दिनों के अंदर दी जाती है? डिमांड नोटिस तो 30 दिनों के अंदर। जो ड्रॉर है उसे कितने दिनों के अंदर इसको सेटलमेंट करने का टाइम मिलता है? तो 15 दिनों के अंदर। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट इसको कह सकता है कि भैया इन्हें अधिकतम 2 साल तक की जेल या जो भी चेक का अमाउंट है उसका 2 गुना तक का फाइन या दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। तो ये तीनों बातें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं और ये सारी चर्चा सेक्शन 138 के अंतर्गत होती है। तो सेक्शन 138 ऐसा नहीं है कि सेक्शन 138 जैसे ही चेक बाउंस हुआ सेक्शन 138 तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 138 एप्लीकेबल होने की कई सारी और भी सब कंडीशंस हैं, जैसे नोटिस दिया जाना, 15 दिन का समय मिलना, उस पर वो सेटलमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो जाके कहीं सेक्शन 138 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। कोर्ट इस मामले में सेल्फ कॉग्निजेंस लेता भी नहीं है। कोर्ट तभी इस मामले को अपने पास सुनता है जब
पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स रिटर्न शिकायत दर्ज करता है कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, अब हमारा पैसा आप दिलवाइए, तभी आपका सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा, तभी उसे वहां पर जेल होगी। और चेक में भी कुछ कंडीशंस फॉलो की जाती है सेक्शन 138 लगाने के लिए, जैसे चेक 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट किया गया हो या अपनी वैलिडिटी के अंदर प्रेजेंट किया गया हो, जो भी उसमें से पहले आता है, वो अभी हम सारी कंडीशंस पढ़ेंगे। तो सेक्शन 138 बेसिकली क्या कहता है? सेक्शन 138 उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टेंस की चर्चा करता है जब आपने चेक को प्रेजेंट किया बैंक के पास और बैंक ने इस वजह से चेक को डिसऑनर कर दिया कि ड्रॉर का जो अकाउंट हमारे पास मेंटेन है उसमें सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से हम आपका ये चेक डिसऑनर कर रहे हैं, वो सेक्शन 138 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है डिसऑनर ऑफ चेक। एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी। डिसऑनर क्यों किया गया है? क्योंकि इनसफिशिएंसी है किसमें? ऑफ किसकी इफिशिएंसी? फंड्स की एट द अकाउंट। सेक्शन 138 इसकी चर्चा करता है। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। ये कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है कि जो चेक दिया गया है वो किसी डेट या किसी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए दिया गया है, तो सेक्शन 138 लगता है। क्या कहा जा रहा है कि कोई चेक जो है वो ड्रॉ किया गया है एक पर्सन जो अकाउंट होल्डर होता है, और किसके लिए ड्रॉ किया? एक थर्ड पर्सन के लिए। उसकी आप भैया जो अकाउंट मेरा एक बैंकर के पास मेंटेन है, आप उस अकाउंट से वो फंड विड्रॉ करिए ताकि किसी लाइबिलिटी या किसी डेट को डिस्चार्ज किया जा सके। अब वो चेक क्या हुआ? इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड। उसको बैंक ने अनपेड ही रिटर्न कर दिया, उसका पेमेंट नहीं किया। क्यों? ईदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट। क्यों? एक तो ये कंडीशन है कि उस अकाउंट में जो पैसा है, उस अकाउंट में जो भी क्रेडिट बैलेंस आपका है वो इनसफिशिएंट है उस चेक को ऑनर करने के लिए, यानी चेक का पेमेंट करने के लिए वो पैसा पर्याप्त नहीं है उस अकाउंट में, और दैट एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फॉर दैट फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। या कोई अगर बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आप इतना पेमेंट करेंगे और उतना अकाउंट में आपके पैसा नहीं है, तो ये चेक जो है आपका डिसऑनर हो जाएगा, यानी ऑनर नहीं किया जा सकता, अनपेड ही वापस किया जाएगा। ऐसे केस में सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ऐसे केस में ये माना जाएगा कि ड्रॉर ने क्या किया है? एक कमिटेड किया है, एक ऑफेंस, एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, और ये पनिशेबल होगा। एन ऑफेंस एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस to any other provision of this act be punished with imprisonment of term which may be extended to 2 years। तो ऐसे केस में बिना प्रेजुडिस हुए इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी। कितना? कारागार होगा, इंप्रिजमेंट होगा, जिसका टर्म अधिकतम 2 साल तक का हो सकता है, यानी 2 साल तक की जेल हो सकती है, विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ, या उसको फाइन भी देनी पड़ सकती है जो उस चेक के अमाउंट का 2 गुना तक अधिकतम हो सकता है, या दोनों एक साथ देना पड़ सकता है, जिसके पीछे मैंने आपसे चर्चा की। तो ये सेक्शन 138 के अंतर्गत पूरी कहानी है। अब देखते हैं कि सेक्शन 138 लागू होने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। आगे कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस। आगे ये कहा जा रहा है कि इस सेक्शन में जो भी बातें लिखी गई, यानी सेक्शन 138 में जो भी बातें लिखी, क्या बातें लिखी गई कि अगर आपका चेक ऐसे केस में बाउंस हो जाता है तो आपको अधिकतम 2 साल तक की जेल हो सकती है, या उस चेक के अमाउंट का 2 गुना तक का आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, फाइन देना पड़ सकता है, ये दोनों एक साथ हो सकता है। ये सब तब अप्लाई होगा जब तक कि ये सारी चीजें नहीं होगी। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई हैं तो सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होगा। क्लियरली कह रहा है कि दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। क्लियर है? इस सेक्शन में जो भी बातें लिखी गई हैं वो नहीं अप्लाई होगा। कब तक नहीं अप्लाई होगा? जब तक कि ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्या क्या होना जरूरी है? द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 1 अप्रैल 2012 के पहले 6 महीने चेक की वैलिडिटी हुआ करती थी, अब 3 महीने हो गई। तो चेक को 3 महीने के अंदर ही प्रेजेंट करना चाहिए, यानी चेक आपका स्टेल नहीं होना चाहिए, या जो चेक की वैलिडिटी है उसके अंदर आपको प्रेजेंट करना है जो भी पहले हो। तो चेक को बेसिकली वैलिड होना जरूरी है। अगर वो वैलिड नहीं तो सेक्शन 138 के अंतर्गत लगेगा नहीं। दूसरा क्या है भैया? द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक जो भी केस हो, मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेट अमाउंट ऑफ द मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉर ऑफ द चेक। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए भैया सेक्शन 138 लगने के लिए? कि जो पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसने डिमांड नोटिस 30 दिनों के अंदर ग्राहक को भेजा हो कि भैया आपने जो चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया, ये आप पैसे का सेटलमेंट करिए, हम आपको डिमांड नोटिस भेज रहे हैं। तो क्या है, उस पे को या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स जैसा भी केस हो, एक डिमांड नोटिस वो बनाएगा किस द सेड अमाउंट, जो भी अमाउंट चेक का था, किसके लिए? मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉर। ड्रॉर के लिए डिमांड नोटिस देगा ऑफ द चेक विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ information by receipt of information by him from the bank regarding the return of the check is unpaid and। क्लियर है?
तो दूसरी कंडीशन क्या है भैया कि ये कब लागू होगा, जब पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स जो भी केस हो, उसने जब बैंक ने कम्युनिकेट किया कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, उसके 30 दिनों के अंदर एक डिमांड नोटिस देगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, चेक वैलिड होना चाहिए, डिमांड नोटिस ड्रॉर को मिलनी चाहिए 30 दिनों के अंदर, और ड्रॉर अगर 15 दिन में, नोटिस के मिलने के 15 दिन के अंदर अगर सेटलमेंट करने में फेल हो गया तो ही आपका सेक्शन 138 वहां पर एप्लीकेबल होगा। अगर डिमांड नोटिस नहीं भेजी गई तो फिर वहां सेक्शन 138 के अंतर्गत आप उसे उठा के जेल में नहीं डाल सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात भैया? द ड्रॉर ऑफ सच चेक फेल्स, तीसरी कंडीशन क्या है कि कब अप्लाई होगा, द ड्रॉर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेट अमाउंट ऑफ मनी टू द पे और एज द केस मे बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द सेट नोटिस। और अगर वो ड्रॉर चाहे पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, जो भी हो, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अगर उसका सेटलमेंट नहीं कर पाया, यानी सेटलमेंट करने में फेल हो गया, तो ही सेक्शन 138 वहां पर लागू होता है। तो सेक्शन 138 ये कहता है भैया कि इस कंडीशन में आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, और अगर इस कंडीशन में डिसऑनर हुआ तो आप एक क्रिमिनल कंडक्ट कर रहे हैं, ये माना जाएगा, जिसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2 गुने तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है चेक के अमाउंट का, ये दोनों एक साथ आपको देना पड़ सकता है। किंतु सेक्शन 138 की ये सारी बातें तभी लागू होंगी जब चेक को वैलिडिटी के अंदर प्रेजेंट किया गया हो, जब चेक के जो ड्रॉर है या जो पे या होल्डर ड्यू कोर्स है, उसने 30 दिनों के अंदर आपको एक डिमांड नोटिस भेजी हो, और उस डिमांड नोटिस का प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अगर आप सेटलमेंट करने में फेल हो गए, तभी इस चेक में आपके इस सेक्शन का सेक्शन 138, इस एक्ट का सेक्शन 138 आप पर एप्लीकेबल होगा। यानी ये तीनों कंडीशन वहां सेटिस्फाई होना जरूरी होती है। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट क्या कहता है। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन, इसके पहले 142 के पहले एक सेक्शन है सेक्शन 141। सेक्शन 141 कंपनीज के बारे में बात करता है कि ये जो अपराध, यहां पर तो एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि व्यक्ति का चेक बाउंस हो गया, अगर यही घटना एक कंपनी करती है, यानी कंपनी का चेक अगर बाउंस हो जाता है, तो वो सेक्शन 141 इसकी चर्चा करता है। उस केस में उस चेक को देने के लिए जो लाइबल था, या जो कंपनी के डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी ऑफिशियल हैं जो इसके लिए लाइबल है, उनको फिर सजा होती है। हाँ, अगर वो कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि मैंने इस चेक को जाने से रोका, या मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि ऐसी कोई घटना ना हो पाए, मैं फेल हो गया, तो फिर उस केस में आपको छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज वहां पर वह व्यक्ति दोषी माना जाता है। ये सेक्शन 141 कहता है। अब सेक्शन 142 क्या कहता है? सेक्शन 142 ये कहता है कि अगर सेक्शन 138 का मामला हुआ है, यानी चेक अगर डिसऑनर किया गया है, तो ये मामला कोर्ट अपने आप अपने पास नहीं बुला सकता। ऐसा नहीं कोर्ट अपने मन से ये मामला बुलाओ, हम आपकी सेक्शन 138 का मामला सुनते हैं। कोर्ट इस केस का कॉग्निजेंस तभी लेता है जब पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स रिटन एप्लीकेशन देता है, यानी रिटन शिकायत दर्ज करता है कि साहब हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप इस केस की सुनवाई करिए। तभी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगा, बिना इसके वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। क्या कहा जा रहा है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट upon a complaint in writing made by the payee or as the case may be the holder in due course of the check। कोई भी कोर्ट तब तक इसका संज्ञान नहीं लेगा, ऐसे ऑफेंस का जो पनिशेबल है सेक्शन 138 के अंतर्गत, तब तक उसका संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि उसको एक रिटन कंप्लेंट किसकी तरफ से नहीं मिलेगा, पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स जो भी केस होगा। सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर द क्लॉज। और ये आपको कंप्लेंट कितने दिनों के अंदर करना है? जब ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, यानी जब आपका चेक बाउंस हुआ था, तो उसके 1 महीने के अंदर, सॉरी, जब उसका क्या नाम है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जब पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कर देनी है। कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं लेता है। अब अगला जो मुद्दा है वो बहुत इत्मीनान से आपको समझना है, जो सेक्शन 143 सबसेक्शन ए कहता है, इसको आपको सेक्शन 148 के साथ पढ़ना चाहिए। खैर, अभी हम सेक्शन 143 ए की बात करें। वो ये कहता है कि जैसे कोर्ट में मामला चला गया, मैं पूरी बात आपको पहले समझा दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोर्ट में आपका ये केस चला गया, कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब मुकदमा सुना जा रहा है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो ड्रॉर से ये कह सकता है कि पेई को भैया इस चेक के अमाउंट का 20% आप एक इंटरिम कंपनसेशन दे दीजिए। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि देखो, पेई कुछ कंसिडरेशन रहा होगा तभी तो पेई को चेक मिला, यानी पेई ने आपको कुछ दिया होगा, कुछ बेचा होगा, कुछ व्यापार हुआ होगा, तभी पेई को चेक मिला। अब उसका चेक तो हो गया बाउंस, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो नुकसान तो पेई का हो रहा है ना, पैसा ना मिलने की वजह से। तो ऐसे केस में कोर्ट ड्रॉर से ये कह सकता है कि ठीक है, हम आपका केस सुन रहे हैं, केस अभी पेंडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको एक 20% का इंटरिम कंपनसेशन दे दीजिए, जो अधिकतम 20% हो सकता है। जितने का भी चेक अमाउंट है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, उसका अधिकतम 20% तक आपको इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट कह सकता है। कौन देगा? ड्रॉर देगा पेई को। ये कंपनसेशन देने का कितना समय आपको मिलता है? जिस दिन कोर्ट ने आदेश दिया है
उसके 60 दिनों के अंदर आपको ये कंपनसेशन दे देना होता है। यदि आप ये संतुष्ट कर ले गए कि किस वजह से मैं 60 दिनों के अंदर ये कंपनसेशन नहीं दे पाया, मान लो आप 60 दिनों के अंदर वो कंपनसेशन नहीं दे पाए और आप कोर्ट को संतुष्ट कर ले गए कि क्यों नहीं दे पाया, तो ऐसे केस में कोर्ट आपको अधिकतम 30 दिन और दे सकता है, यानी इसमें 30 दिनों का एक्सटेंशन मिल सकता है उस कंडीशन में जब आप कोर्ट को ये संतुष्ट कर ले जाते हैं कि मैं इसका पेमेंट इन 60 दिनों में क्यों नहीं कर पाया, तो आपको इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश दे सकता है कोर्ट, तब जब आपका मुकदमा चल रहा हो। अब इसमें दो कंडीशन है। मान ऐसे मतलब देखिए, एक सेक्शन 138 का मामला कोर्ट में बहुत जाता है, लोक अदालतों में भी बहुत जाता है और अमूमन इसमें डिसीजन निकल आते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में सेक्शन 138 के मामलों में एनआई एक्ट ने लगभग सारी चीजें एकदम क्लियर लिखी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा मामला ये फंसता नहीं है। अब मान लेते हैं मुकदमा जो है वो ड्रॉर जीत गया, क्लियर है, ड्रॉर जीत गया, उसने कहा भैया मैंने तो ये चेक गिफ्ट के रूप में दिया था, इसका चेक का कोई डेट वेट का तो पेमेंट होना नहीं था, तो ये सब मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है। अगर ड्रॉर जीत गया और उसने कंपनसेशन दे दिया था, तो उसका मतलब 20% उन्होंने एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया ना, तो अगर ड्रॉर ये मुकदमा जीतता है, यानी ड्रॉर अगर एक्यूटेड कर दिया जाता है, तो पेई को वो 20% जो कंपनसेशन उसको मिला था उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। दो बातें ध्यान रखिएगा, वापस करने की जो समय सीमा होती है वो भी यहाँ 60 डेज ही है, कंपनसेशन देने की भी 60 डेज है, वापस पाने की भी 60 डेज है, और एक्सटेंशन यहाँ पर भी 30 दिन था, वापस पाने में भी कोर्ट आपको 30 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है उस दशा में जब आप कोर्ट को ये संतुष्ट कर ले जाते हैं कि भैया मैं ये कंपनसेशन 60 दिनों में क्यों नहीं वापस कर पाया, तो आपको 30 दिन का जो है एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन जब कंपनसेशन आप वापस करेंगे तो उस पर आपको ब्याज देना होता है। यही सवाल पूछा गया था कि ब्याज का आधार क्या है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देना होता है, तो वो ब्याज लगता है जो आरबीआई ने बैंक रेट अनाउंस कर रखा है, उस बैंक रेट को आपको ब्याज के रूप में देना पड़ता है। उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी बैंक रेट आरबीआई ने अनाउंस कर रखा है वो आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन है कि मान लो आपका ड्रॉर हार गया, ज्यादातर केस में ड्रॉर हार जाता है मुकदमा क्योंकि चेक उसका बाउंस हुआ है, तो आपका जो 20% आपने कंपनसेशन के रूप में दे दिया था वो चेक में एडजस्ट कर लिया जाता है। ये पूरी कंडीशन है सेक्शन 138 की, और सेक्शन 138 से लगे हुए जो नॉर्म्स है उनके बारे में सेक्शन 138 हम लोगों ने पढ़ा, कंपनी के मामले में 141 है, सेक्शन 142 हम लोगों ने पढ़ा, सेल्फ कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगा, सेक्शन 143A हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, अभी मैं आपसे लगातार और भी मिलता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा। इसके अलावा आज विदा लेने के पहले मैं आपको ये फिर से याद दिला दूं बाबू कि हमारे महापैक्स पर आपको एक सेल ऑफर की जा रही थी जिसमें आपको हमारे सारे ही महापैक्स सारे ही लाइव बैचेस पर 60% तक का ऑफ मिल रहा था और एडिशनल 200 का डिस्काउंट मिल रहा था। एडिशनल 200 के डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है डबल 200, आपको इस 60% के अलावा भी 200 का और डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे महापैक पे हर प्रकार की वैलिडिटी वाले बैचेस पर अवेलेबल है। महापैक की क्या खास बात है, लगातार मैं आपसे बताता रहता हूँ, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन का बैच होता है जिसमें आपको रनिंग अपकमिंग सब बैचेस का एक्सेस मिलता है। ये ऑफर हमारे CIB फाउंडेशन यानी इंडिविजुअल बैचेस के लिए भी है, फाउंडेशन 2.0 के लिए भी है। अगर आप हमारे सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, उन सब पर भी है। और इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध कराते हैं, उनमें भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग के लिए है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए और सेंट्रल बैंकिंग के लिए है। इस ऑफर की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है, तो ये समाप्त होने वाला है। अभी ये सारी फीस आपको इस ऑफर में काफी कम मिल जाएंगी, काफी कम दिख रही होंगी। 16 जुलाई के बाद ये फीस बढ़ जाएगी। आपके महापैक में इलेक्टिव पेपर आपको उसमें एडेड मिलता है, आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन बैच के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ भी आप मुझसे और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैं CIB में BRBL और HRM जो आपका इलेक्टिव पेपर है ये दोनों सब्जेक्ट डील करता हूँ। इन दोनों विषयों में आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, मैं आपसे लगातार मुलाकात करता रहूंगा शाम को 7:30 बजे से BRBL के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।